चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है कि एक तो हम गरीब देश हैं। 2 दिन पहले ट्रंप ने बताया कि वो भी गरीब देश है। उसने कहा कि जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हम भी डेवलपिंग है, हम भी डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सो वी आर ऑल्सो डेवलपिंग। तो भारत गरीब ठीक लगता है देखने में, खराब लग रहा है पढ़ने में आपको? विकासशील कर लें। अगर मेरे अमीर लिखने से अमीर होता तो मैं अमीर लिख देता हूँ, लिख दूं अमीर देश है भारत, नहीं। चलो, भारत एक गरीब देश है, विकासशील देश है, इनमें से जो भी शब्द आपको अच्छा लगे वो शब्द नोट कर लीजिए। तो गरीब और विकासशील देश के सामने एक बड़ी समस्या ये होती है कि उसके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। सीधी सी बात है ना। गरीब क्यों है? क्योंकि संसाधन कम है, सीमित संसाधन है। अगर संसाधन होते अमेरिका की तरह से, हालांकि अमेरिका में भी कहते हैं कि हर छठा व्यक्ति मतलब भूखमरी की स्थिति में है, वो लोग ऐसा कहते हैं। उनकी भूखमरी यहाँ की भूखमरी से अलग होती है, उनकी भूखमरी भी अलग टाइप की होती है वैसे। तो मुझे हल्का सा ध्यान आ रहा है कि जब मैं पहली बार वहां गया था तो वहां मैंने कई पोस्टर देखे, एवरी 6th अमेरिकन इज हंग्री, डोंट वेस्ट फूड, ये वो। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हर छठा अमेरिकी कैसे भूखा हो सकता है। तो वहां की भूख के पैमाने अलग है। मतलब यहाँ का आदमी जब पेट फुला लेता है ना, तो उसके बाद वहां पर भूखमरी की परिभाषा खत्म होती है। कुछ वैसा मामला है। रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि एक सीमा तक रिसोर्सेज जो खर्च नहीं कर पा रहा, उसके बारे में मान लेते हैं कि बहुत गरीब आदमी है। तो वहां का गरीब यहाँ के अधिकांश अमीरों पे भारी पड़ेगा। इस तरह का गरीब वहां का होता है। परिभाषाओं का खेल है सारा। तो हम विकासशील देश हैं, हमारे पास सीमित संसाधन है। हमारा जो राज्य है, जो स्टेट है, एक जमाने में स्टेट पुलिस स्टेट हुआ करते थे, किंतु आजकल कौन सा स्टेट है? वेलफेयर स्टेट है। अच्छा, इनमें से कौन से राज्य के खर्चे ज्यादा होते हैं? वेलफेयर के अधिक होते हैं। इसका मतलब स्टेट का खर्चा अधिक है। और वेलफेयर स्टेट का मूल काम क्या होता है? वेलफेयर स्टेट का मूल काम यह है कि लेवलिंग करना। देखिए, कुल कमाई कम है, एक तो ये हो सकता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि गरीबी 2 प्रकार की होती है। इससे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं अक्सर इसका डिस्कशन करते हैं कि गरीबी 2 प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल पॉवर्टी, नैसर्गिक या प्राकृतिक गरीबी होती है। दूसरी होती है सोशल पॉवर्टी, सामाजिक गरीबी। इन दोनों में क्या अंतर है? अगर किसी समाज में कुल उत्पादन इतना कम है कि यदि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो भी सबका जीवन खराब ही रहेगा, तो हम कहेंगे कि वो समाज प्राकृतिक रूप से ही गरीब है। ऐसा हो सकता है ना कि किसी समाज में, जैसे अफ्रीका के कुछ देशों में ऐसा हो सकता है कि वहां का कुल उत्पादन इतना कम है कि यदि वो उत्पादन सब में बांट भी देंगे तब भी इतना ही होगा कि सब गरीब हैं। ये नहीं होगा कि कुछ लोग अमीर हो गए, सब गरीब हो जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति हो कि सबका जीवन कठिन हो जाएगा तो हम कहेंगे गरीबी प्राकृतिक है, नेचुरल है। पर अगर स्थिति ऐसी है कि उस देश में या उस समाज में कुल उत्पादन ठीक है, कम नहीं है, कम से कम इतना है कि यदि वो सब व्यक्तियों में ठीक से बांट दिया जाए तो सब व्यक्ति गरीबी रेखा से बाहर होंगे और ठीक जीवन जी सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वहां जो गरीबी है वो गरीबी कुल उत्पादन के कम होने की वजह से नहीं है, बल्कि उत्पादन के वितरण की विषमताओं की वजह से है, वितरण के अन्यायपूर्ण होने की वजह से है। देखिए, सब कुछ बराबर बांट देना भी एक तरह का अन्याय ही होगा शायद, लेकिन वेलफेयर स्टेट कम्युनिस्ट स्टेट नहीं होता है। कम्युनिस्ट राज्य कोशिश करता है कि सब चीजें बराबर कर दें। और जब सोवियत संघ ने ऐसा करने का प्रयास किया, चीन ने थोड़ा प्रयास किया, तो कुछ ही समय में वो समझ गए कि ये सिस्टम चल नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही आप जबरदस्ती पूरी बराबरी करते हैं तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और जैसी मोटिवेशन खत्म होता है तो उत्पादकता ही खत्म होने लगती है। और यदि बांटने के चक्कर में उत्पादन ही खत्म कर लिया तो बांटेंगे क्या? इसलिए उन राज्यों को भी धीरे धीरे ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ी जिनमें मोटिवेशन कम से कम इतना बचा रहे कि लोग अपनी कॉम्पिटिटिवनेस का, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके उत्पादक प्रक्रियाओं में शामिल होते रहे। ये उनके मन में बात आ गई। वेलफेयर स्टेट क्या है? वेलफेयर स्टेट तो उदारवादियों का राज्य है। आपको ध्यान होगा मैंने आपसे कहा था कि वेलफेयर स्टेट का सिद्धांत सबसे पहले J.S. मिल और लास्की लेके आए थे। और J.S. मिल और लास्की कौन सी विचारधारा के लोग हैं? उदारवाद के लोग हैं। उदारवाद जिस अर्थनीति का समर्थन करने वाली विचारधारा वो कौन सी है? पूंजीवाद है। तो वेलफेयर स्टेट के लोग पूंजीवाद का विरोध नहीं करते हैं। वेलफेयर स्टेट बेसिकली पूंजीवाद और सामाजिक सुरक्षा को साथ साथ लेकर चलने की नीति है।
तो जेएस मिल ने, लेटर जेएस मिल ने, क्लास्की ने और उसके बाद रॉल्स ने, मैकफरसन ने जिन चीजों पर जोर दिया वो ये कि पूंजीवाद चले, पूंजीवाद बढ़े, मोटिवेशन का अपना मूल्य है, प्रतिस्पर्धा, जुनून, उद्यमशीलता उसका बहुत मूल्य है, उसे हम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन राज्य को ऐसा कुछ करना चाहिए कि पूंजीवाद के पूरे मैकेनिज्म के समानांतर एक मैकेनिज्म ये भी चलता रहे कि संसाधनों की विषमताएं कम होती जाए, बंटवारा बेहतर होता जाए। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि राज्य प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक तरीका है कि अमीरों से ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में ले लिया जाए और गरीबों से टैक्स नहीं के बराबर लिया जाए, इनकम टैक्स भी ना ले। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उन चीजों पर 0% कर दें या नहीं के बराबर कर दें जो कंजम्पशन की हैं, जो मास कंजम्पशन की चीजें हैं। नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए, चीनी पर टैक्स नहीं होना चाहिए, या आटा है, गेहूं है, उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए, ताकि एक गरीब आदमी को टैक्स ना पे करना पड़े। तो वेलफेयर स्टेट का बेसिक काम है अमीरों से धन इकट्ठा करना और इसे इस तरह से खर्च करना कि गरीबों का जीवन का स्तर थोड़ा बेहतर हो और इकोनॉमी इंक्लूसिव होती रहे। तो इंक्लूसिवनेस या समावेशन इकोनॉमी के स्तर पर यह वेलफेयर स्टेट का मूल उद्देश्य है। और वो कैसे करता है? कुछ स्कीम्स निकालता है, मनरेगा निकाल दिया, आयुष्मान भारत कर दिया, गांव तक सड़कें बनाई, गांव की बिजली फ्री कर दी, एलपीजी कनेक्शन हर गांव तक पहुंचा दिए, जनधन खाता कर दिया, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति उन सुविधाओं तक पहुंच सके जो सुविधाएं प्रायः अमीरों या मध्य वर्गीय व्यक्तियों तक जाती है। ये पूरा कंटेक्स्ट हमारे सामने स्पष्ट है, यहां से निकलती है प्रॉब्लम जिस पर बात करनी है। तो राज्य है कल्याणकारी, राज्य के पास संसाधन है कम, उन कम संसाधनों से ही कल्याण की सारी नीतियां चलानी है, उन्हीं से गरीबों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना है। और यदि आपको ये पता लगे कि जो पैसा 100 रुपए आपके पास था, जिसकी मदद से आप बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को मुख्य धारा में ला सकते थे या लाने वाले थे, और आपको पता लगे कि उन 100 रुपयों में से लगभग 85 से 90 रुपए ऐसी चीजों में खर्च हो गए जो अनावश्यक थी या निरर्थक थी, तो आपको लगता है कि फिर सारी चीजों का पर्पस ही क्या है? 100 रुपए इकट्ठे किए अमीरों से छीन कर। देखिए, अमीरों से छीनना भी तो समस्या है ना। नव उदारवाद के लोग, रॉबर्ट नॉजी कहता है कि अमीर लोग ऐसे तो अमीर बन नहीं गए, पर कोई डकैत हो, आतंकवादी, तो उसकी अमीरी अलग प्रकार की अमीरी है। यदि किसी व्यक्ति ने जोखिम लिया, उद्यम किया, खूब मेहनत की, रात दिन मेहनत की, ऑफिस से टाइम के तरह 8 घंटे काम नहीं किया, 24 घंटे काम किया, और करते करते उसने अपना उद्यम सेट कर लिया, स्थापित कर लिया, बहुत लोगों को रोजगार भी दिया, प्रॉफिट कमाए, क्योंकि जोखिम के बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। यदि कोई व्यक्ति कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते करते अमीर हुआ है, तो वो अमीर यूं ही नहीं हो गया, उसने उसके पीछे बहुत मेहनत की है, बहुत खतरे उठाए हैं और टैक्स भी पे किया है। इसलिए वो उस सारे धन के लिए इंटाइटल्ड है जो उससे कमाया है। वो कोई खैरात लेकर नहीं चल रहा है, उसने अपनी मेहनत के बूते, योग्यता के बूते पैसा कमा के दिखाया है। अगर सरकार गरीबों की तुलना में उससे ज्यादा टैक्स लेती है, तो एक अर्थ में ये उसकी एंटाइटलमेंट का उल्लंघन है। जो उसने मेहनत से कमाया था, आपने उसे छीन लिया। ये अच्छी बात नहीं है कि सरकार ऐसा करे। सरकार का काम तो लेसिस फेयर होता है। मैं नव उदारवाद की बात कर रहा हूँ। नव उदारवाद वाले लोग कौन होते हैं? जो नकारात्मक उदारवाद के लोग हैं, एडम स्मिथ वाले लोग, ये वो लोग हैं। वो कहते हैं कि राज्य का काम तो हस्तक्षेप का होना चाहिए, इकोनॉमी में क्यों इंटरवीन करते हो? जो कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, खतरा उठा रहा है, तब कमा रहा है। फिर भी चलिए मान लीजिए कि आपने उससे ज्यादा टैक्स लिया क्योंकि आप गरीबों का ध्यान रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, ले लीजिए। उस मेहनती व्यक्ति से ज्यादा टैक्स लेके आपने और खराब कर दिया, करप्शन में पैसा वो वाला, उसको ये कह के लिया कि तुम्हारे पैसे से कुछ गरीबों को स्कूल में पढ़ाएंगे, उन्हें दवाइयां देंगे, और वो भी इस बात से खुशी खुशी तैयार हो गया कि चलो मेरे पैसे से अगर समाज का फायदा ही होगा, वेलफेयर होगा, गरीबों को मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा, तो मुझे खुश होकर अपने एंटाइटलमेंट का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो खुश होकर भी टैक्स देना पसंद करते हैं, इसलिए कि उनको ये भरोसा है कि उससे समाज बेहतर बनेगा। लेकिन यदि उस 100 रुपए में से जो कि छीना गया है मेहनत करने वाले अमीर व्यक्तियों से, यदि उस 100 रुपए में से 1 रुपया वेस्ट होता तो चलो समझ में आता है। लेकिन अगर हालत ये हो कि 85 से 90 रुपए वेस्ट हो गए हैं,
और कुल मिला के 10 से 15 रुपए खर्च हुए उस काम पर जिस काम पर होने चाहिए थे। तो यहाँ एक इश्यू उठता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक मनी या पब्लिक फंड या पब्लिक रिसोर्सेज, ये अपने आप में नैतिक शासन या सुशासन के सामने बड़ा संकट बन जाता है। इसलिए सुशासन तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक पब्लिक मनी या पब्लिक रिसोर्सेज के खर्च करने की प्रक्रिया ठीक ना हो। क्या आप संदर्भ समझ पा रहे हैं? सारे झगड़े की जड़ क्या है, किस कंटेक्स्ट में ये बात हम कर रहे हैं?